नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 13 जून को राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी होने वाली है। कांग्रेस ने सभी प्रदेश अध्यक्षों को दिल्ली तलब किया है, दिल्ली बुलाया है। कांग्रेस में सभी सांसदों और महासचिवों को भी दिल्ली बुलाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होना है 13 जून को, और उस दिन देश के तमाम प्रदेश अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस के, वो दिल्ली में मौजूद रहेंगे। पार्टी के जितने महासचिव हैं वो दिल्ली में मौजूद रहेंगे। जितने सांसद हैं उनकी मौजूदगी दिल्ली में होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल कांग्रेस इसे पहले से कहती रही है कि राजनीतिक विद्वेष की वजह से इस तरह के मामले राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ दर्ज कराए गए, जिसमें ईडी प्रेशर बना रही है। एक बार फिर से ईडी ने समन भेज करके दोनों को दफ्तर बुलाया है। पेश होने के लिए सवाल जवाब का दौर चलेगा और 13 तारीख को जब राहुल गांधी ईडी के सामने मौजूद रहेंगे तो उस दिन दिल्ली में तमाम राज्यों के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, पार्टी महासचिवों की मौजूदगी रहेगी, और जो तमाम कांग्रेस के सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हो या लोकसभा के सांसद हो, उनकी मौजूदगी भी दिल्ली में रहने वाली है। यह सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस आलाकमान की तरफ से आदेश जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने सभी प्रदेश अध्यक्षों को दिल्ली बुलाया है। कांग्रेस ने सभी सांसदों और महासचिवों को भी दिल्ली तलब किया है। 13 जून को दरअसल राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी है और इसी के मद्देनजर इन तमाम नेताओं को दिल्ली में रहने के लिए कहा गया है। कांग्रेस ने सभी प्रदेश अध्यक्षों, पार्टी महासचिवों, सांसदों को दिल्ली में बुलाया है। और खासतौर पर 13 जून को जब राहुल गांधी ईडी के सवालों का जवाब दे रहे होंगे, तब दिल्ली में ये तमाम नेता मौजूद रहेंगे। रवि सर्राफ हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं। रवि, क्या मकसद है? हमारे दर्शकों को बताइए कि दरअसल ईडी जब सवाल जवाब करेगी राहुल गांधी से 13 तारीख को, तो ये तमाम नेता दिल्ली में क्या करेंगे? बिल्कुल, देखिए, मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, शक्ति प्रदर्शन। जब राहुल गांधी ईडी दफ्तर जाएंगे अपने आवास 12 तुगलक से, जब वो निकलेंगे ईडी दफ्तर के लिए, तो तमाम जो सांसद है कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो राज्यसभा के हों, लोकसभा के हों, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के जितने अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन तमाम नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। तो एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी उस दिन होगा 12 तुगलक से ईडी दफ्तर तक। और राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि वो डरने वाले नहीं है, कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, और गलत आरोप लगाया गया, इस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही। तो एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन जो है राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाएगा 13 तारीख को। और उससे पहले हो सकता है, क्योंकि सोनिया गांधी को भी पेश होना है, तो ईडी का समन जो है सोनिया गांधी को भी आएगा। अब तारीख देखना होगा कितने तारीख को ईडी का समन सोनिया गांधी के लिए आता है। तो उस तारीख पर भी आप देखेंगे कि पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो ईडी दफ्तर तक जाएंगे अपने नेता के साथ में। तो एक संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कि तमाम पार्टी के जो नेता हैं वो एकजुट हैं, लामबंद हैं, और एक साथ वो ईडी का जो है सामना कर रहे हैं। पार्टी कहीं ना कहीं एकजुट है और एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाएगा। इसी बाबत तमाम सांसदों को, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, वरिष्ठ नेता हों, जो तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और खासतौर पे दिल्ली में ये होगा, तो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम कार्यकर्ता, ही कहा जाए कि बड़ा एक हुजूम उस दिन देखने को मिलेगा। कुंदन, क्या रवि, ये बताने जताने की कोशिश कांग्रेस कर रही है कि देखिए ये जो सब कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विद्वेष और राजनीतिक दुर्भावना, राजनीतिक बदला लेने की कार्रवाई है, ये बताने की कोशिश कांग्रेस करती रही है। उसे ही बड़े पैमाने पर दिखाने की कोशिश करने के लिए ये कांग्रेस तामझाम कर रही है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा आरोप ये भी लगाया गया इन तमाम चीज़ों के इतर अगर बात करें कि जो देश में मौजूदा माहौल है, महंगाई का जो इस वक्त आलम है, इस वक्त जो नफरत की जो राजनीति हो रही है, इन सब चीज़ों से डाइवर्ट करने के लिए ईडी का जो है कमान अब कसने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी के प्रति और विपक्ष के नेताओं की तरफ। ये तर्क जो है कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं का देना है कि जो मौजूदा जो स्थिति चल रही है देश से, उससे कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए ईडी की कार्रवाई शुरू की गई है। और निष्पक्षता की भी दुहाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी जा रही है कि हम नेशनल हेराल्ड का जो मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उसमें कहीं ना कहीं हम पूरी तरीके से निष्पक्ष हैं। जो भी कार्रवाई की गई है, चाहे पैसे की लेन देन की बात हो, वो बैंक के थ्रू किया गया है, कैश का कोई मामला यहाँ पर नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का तर्क है। पर अब देखना होगा कि ईडी की तरफ से क्या कुछ जो पूरा मामला है
वो लेकर आया गया, कितने सवालों का जवाब जो है राहुल गांधी से ईडी की तरफ से तलाशा जाएगा। पर हमारे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक जो बड़ा मामला है वो ईडी ने दर्ज किया गया है। उसी बाबत राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से पूछताछ होगी। इससे पहले भी कई नेताओं से पूछताछ हो चुकी है। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम शामिल है, पवन बंसल का नाम शामिल है और कुछ दिवंगत नेता हैं, मोतीलाल वोहरा का भी नाम शामिल था, हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो तमाम अभी भी नेता जो हैं जिनके ऊपर मामला चल रहा है, एक एक करके ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ हुई थी, उससे पहले पवन बंसल से पूछताछ हुई थी, अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी। तो बड़ा शक्ति प्रदर्शन 13 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जब ईडी राहुल गांधी से पूछताछ 13 तारीख को कर रही होगी तो उस दिन कांग्रेस के तमाम बड़े नेता दिल्ली में मौजूद होंगे और राहुल गांधी के आवास से लेकर के ईडी दफ्तर तक काफिला उनके साथ चलेगा और एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका, रवि सराफ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बीजेपी नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि ऐसा घोटाला देश में पहले कभी नहीं हुआ। ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है तो उनको जाना चाहिए। और क्या कुछ कहा बीजेपी नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा से खास बातचीत में, आइए आपको दिखाते हैं। मामला बहुत पुराना है, लेकिन जब भी कोर्ट के दहलीज पर यह पहुंचता है तो जाहिर सी बात है सवाल खड़े होते हैं। और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की अगर बात करें, इस पूरे मामले पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जिस तरीके से अदालत तक लेकर के आए और उसके बाद वो बेल पे रिहा हुए, तमाम तरीके की बातें निकल कर के आईं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी मौजूद हैं और उन्हीं से ही समझते हैं कि दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले को स्वामी जी छोड़ क्यों नहीं रहे हैं। लगातार इस मामले को आप पकड़े हुए हैं और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अब तो ईडी ने उनको समन भी किया है। सोनिया की सेहत सही नहीं है, कोविड है, तो फिर कैसे जाएंगे वो? अब वो कोविड यानी ओके 2 हफ्ते और 3 हफ्ते टाइम ले लें, ठीक है। ये जो है, ये ऐसा घोटाला हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और इसमें मैंने ये देखा वो देखा, ये जो नॉर्मली पुलिस में होती है ऐसा नहीं है, सब दस्तावेज पर है। इनकम टैक्स की रिपोर्ट में, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की बिल्डिंग्स की रिपोर्ट्स पर, फिर मनी लॉन्ड्रिंग की थी, इन्होंने नाजायज़ पैसा ब्लैक मार्केट से लिया था और उसमें 420 भी है, सब कुछ है। तो अब माँ और बेटा एक कंपनी बनाते हैं, उसमें उनके पास अब क्योंकि मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस के देहांत हो गया तो अब 100% उस कंपनी का वो मालिक बनते हैं और सिर्फ कुल मिलाकर, सब मिलाकर 5 लाख रुपए में ये कंपनी खोला गया। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, दिल्ली। और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले 1 से 2 फसलों पर खरीद होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद बाकी फसलों को भी इसमें जोड़ा गया एमएसपी पर और किसानों की आय भी बढ़ी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2022-23 के खरीफ बिक्री सीजन के लिए 14 फसलों की एमएसपी आज तय की गई है। धान की एमएसपी 2040 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। धान की एमएसपी में 100 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने अरहर की दाल की एमएसपी में भी बढ़ोतरी की है। अरहर दाल की एमएसपी अब 6,600 रुपए प्रति क्विंटल है। पिछली बार से इसमें 300 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी में इजाफा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2022-23 के लिए खरीफ की 14 फसलों की सब वैरायटी सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का अनुमोदन किया गया है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बुआई के समय अगर किसानों के ये आश्वासन होता है कि क्या दाम मिलने वाला है तो उससे उनका मनोबल भी बढ़ता है और उनको दाम भी बेहतर मिल पाते हैं। आपको ज्ञात होगा 2018-19 में जब सरकार ने निर्णय लिया कि लागत प्लस 50% पर एमएसपी तय करेंगे, उसको हमने लगातार लागू भी किया
और उसके पालन के कारण किसानों को अच्छे दाम भी मिले, उनकी कमाई भी बढ़ी और बहुत सारे और कदम इसके साथ साथ कृषि के क्षेत्र में मोदी जी की सरकार ने उठाए हैं। चाहे वो 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो या किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 16 लाख करोड़ रुपए किसानों को देने की बात हो, कम ब्याज दर पर वो मिलते हैं। यहाँ तक कि पीएम किसान सम्मान निधि जो पिछले कुछ दिन पहले ही एक किस्त जारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जारी की, उसको मिलाकर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए अब तक किसानों के खाते में जा चुका है। छोटे किसानों की ताकत बढ़े तो 10,000 एफपीओस बने, 6,865 करोड़ रुपया इसके ऊपर लागत आएगी, यह भी बजट में प्रावधान किया गया। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, परिवारवाद पर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। जेपी नड्डा ने अब परिवारवाद पर निशाना साधा है और कांग्रेस को कहा है कि भाई बहन की ये पार्टी है। कांग्रेस अब ना इंडियन रह गई है ना नेशनल। जेपी नड्डा ने ये कहा है। कांग्रेस के नेता अब लंदन से बात करते हैं। जेपी नड्डा ने ये इल्जाम लगाया है, हमने राजनीति की संस्कृति बदल दी है। जेपी नड्डा बार बार ये बात दोहराते हैं, आज फिर उन्होंने ये बात दोहराई। पश्चिम बंगाल में भी परिवारवादी पार्टी सत्ता में काबिज है और युवाओं का हक छीना जा रहा है। जेपी नड्डा ने यह भी कहा है, बंगाल में सिर्फ बुआ और भतीजा हैं। जेपी नड्डा ने यह बात कही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंगाल दौरे के दौरान उन्होंने बंगाल सरकार पर यह गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बंगाल में सिर्फ बुआ और भतीजे की ही सरकार चल रही है। जेपी नड्डा ने यह गंभीर आरोप लगाए हैं। इधर कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा, न कांग्रेस अब इंडियन रह गई है और न नेशनल रह गई है। कांग्रेस के नेता अब लंदन से बात करते हैं, ये उन्होंने कहा है। पश्चिम बंगाल में भी परिवारवादी पार्टी मौजूद है। जेपी नड्डा ने ये आरोप लगाया, बंगाल में सिर्फ बुआ और भतीजे की सरकार चल रही है। सारी रीजनल पार्टी देर सवेर परिवार की पार्टियां बन जाती हैं और इसको समझो। याद करो, जम्मू कश्मीर एक समय में श्रीनगर का नारा लगाने वाला नेशनल कॉन्फ्रेंस आज बाप बेटी की पार्टी बन गई, फरूक और अब्दुल्ला की पार्टी बन गई। याद करो, पीडीपी एक समय में श्रीनगर और की आवाज उठाने वाली पार्टी आज पिता रहे नहीं, अब बेटी की पार्टी हो गई। अब याद करो, पंजाब शिरोमणि अकाली दल के नाम पर खड़ी है तो परिवार की पार्टी खड़ी है, बादल परिवार की पार्टी। अब याद करो, हरियाणा में लोकदल, चौटाला, अभय, अजय, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह चौटाला ही चौटाला, परिवार की पार्टी। यह रीजनल पार्टी के स्वर में चलती हुई ये परिवारों की पार्टी बन गई है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे बड़ा दुख तो यह है कि न तो ये इंडियन रह गई है, इसके नेता भी अब लंदन से बोलते हैं, न तो ये इंडियन रह गई है न नेशनल रह गई है, ये भी भाई बहन की पार्टी बन गई है, बाकी सब छुट्टी। इधर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत में कहा है कि अलकायदा जैसा संगठन मुसलमानों का हितैषी नहीं है। देश भर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के मुसलमानों को अलकायदा ने हमेशा संकट में डाला है। और क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने, हमारे संवाददाता पीयूष शुक्ला ने उनसे खास बातचीत की। विवादित बयानों के दौर में अलकायदा ने भी भारत को अब धमकी दे दी है हमले की। सर, इसे किस तरह से देखें? देखो, इस तरह की गिदड़ धमकियाँ आती रहती हैं, लेकिन एक बात समझना चाहिए हिंदुस्तान के भी लोगों को और दुनिया के भी मुसलमानों को कि अलकायदा मुसलमानों की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि मुसीबत के लिए पैदा हुआ है। और अलकायदा जो है, जिस तरह की उसकी शैतानी षड्यंत्र और साजिशें इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके इंसानियत का कत्लेआम करने की रहती हैं, वो सभी लोगों के लिए चुनौती हैं। अब मुझे अफसोस तो तब होता है जब बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, मानवाधिकार की बात करने वाले लोग, धार्मिक स्वतंत्रता के कसीदे पढ़ने वाले लोग इस तरह के संगठनों के शैतानी साजिशों पर खामोशी ओढ़ लेते हैं। ऐसे लोग जो लोग कि बहुत बड़ी बड़ी धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, पड़ोस में पाकिस्तान में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म जुर्म की पराकाष्ठा हो रही है, उस पर उनके मुंह में दही जम जाता है। सर, कानपुर में जिस तरह से हालात बिगड़े, दंगे हुए, उसके बाद पीएफआई कनेक्शन सामने आने लगा है। देखो, पीएफआई जैसे संगठन जो हैं वो मुल्क के दुश्मन भी हैं, मुसलमानों के भी दुश्मन हैं। किसी को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वो मुसलमानों के कुछ दोस्त हैं। सर, बच्चों का भी इस्तेमाल किया जाए, इसीलिए मैंने कहा वो दुश्मन है।
और दुश्मन इसी तरह से काम करते हैं। इसलिए सबको होशियार रहने की ज़रूरत है, खुशफहमी की ज़रूरत नहीं है। खुशफहमियाँ जो हैं कभी कभी गलतफहमियाँ पैदा कर देती हैं। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। और एमएलसी चुनाव में अपने सहयोगियों को समाजवादी पार्टी ने एक भी सीट नहीं दी है, लिहाजा समाजवादी पार्टी के तमाम सहयोगी उनसे नाराज बताए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सहयोगी जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान को उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी उन्हें विधान परिषद भेजेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संजय चौहान ने न्यूज इंडिया से बातचीत में कहा कि अखिलेश यादव ने उनसे विधान परिषद भेजने का वादा किया था, लेकिन वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया। और क्या कुछ कहा संजय चौहान ने हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा से खास बातचीत में, आइए आपको सुनाते हैं। 22 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने एक गठबंधन तैयार किया था। फिलहाल अब इस गठबंधन में दरार आनी शुरू हो गई है और उसका कारण है जो एमएलसी का चुनाव है, उसमें जो 4 समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं, उनमें से तमाम दलों ने आशा लगाई थी जो अखिलेश यादव के साथ 2022 में जिन्होंने जमकर मेहनत की थी। आज महान दल ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय चौहान, जो कि जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे भी तमाम वादे अखिलेश यादव ने किए थे, उसी वादे के कारण इन्होंने विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा और इनसे वादा भी किया गया था कि विधान परिषद भेजे जाएंगे। क्यों नाराजगी है आज अखिलेश यादव से? देखिए, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट और मैं विगत 5 सालों से समाजवादी पार्टी के साथ संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के जनाधार को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए लगातार श्रम कर रहे हैं। 2019 का चुनाव भी समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा और 2022 विधानसभा के चुनाव को लेकर के हम लोग पहले से ही लगे हुए थे और चाहती थी हमारी पार्टी कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उसके लिए हमने पूरे उत्तर प्रदेश में जनवादी पार्टी के नेतृत्व में अपने समाज को जोड़ा, अपने लोगों को जोड़ा, समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ाया और जिसके परिणाम स्वरूप समाजवादी पार्टी का वोट ऑफ परसेंटेज भी बढ़ा और पूर्वांचल में इनकी सीटें भी बढ़ी। नहीं, आप तो पूरी वफादारी से लगे हुए कह रहे हैं हम तो उपचुनाव में भी खूब जम के मेहनत करेंगे साथ में। अब चूंकि भाजपा की नीतियों से मैं सहमत नहीं हूँ, भाजपा की विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूँ, इसलिए मैं भाजपा के खिलाफ आगे भी लड़ूंगा। सपा का साथ छोड़ सकते हैं अगर पार्टी कार्यकर्ता कहेंगे? ये पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में तय करेंगे। ठीक है, तो ये थे संजय चौहान जी, जिनका कहना है कि पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के बाद वो तय करेंगे कि आगे समाजवादी पार्टी का साथ देना है या नहीं। कैमरामैन हरिप्रसाद के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, सलमान खान सलीम खान को धमकाने के मामले जुड़ी हुई बड़ी खबर है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची दिल्ली, लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के लिए दिल्ली पहुंची है मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम। इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल सलमान खान और उनके पिता को मूसेवाला की तरह अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी। एक चिट्ठी के जरिए यह धमकी दी गई थी, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली पहुंची है लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करने के लिए। झारखंड में आयुष्मान घोटाले को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत में कहा, इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और मामले की जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार दोषियों पर कार्रवाई करेगी। साथ ही राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को साझा किया उन्होंने न्यूज इंडिया से। और क्या कुछ कहा बन्ना गुप्ता ने हमारे सहयोगी कमल कुमार से खास बातचीत में, आइए आपको सुनाते हैं। में आयुष्मान घोटाले की चर्चा है, घोटाले की बात सामने आई है। ऐसे में हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, उनसे जानते हैं क्या कुछ आगे कार्रवाई हो रही है। विपक्ष भी इसको लेकर के हावी है। बन्ना जी, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है खास करके आयुष्मान? कार्रवाई हो नहीं रही है, कार्रवाई हो चुकी है और विधि सम्मत कार्रवाई हो चुकी है। एफआईआर किया जा चुका है और इसी के साथ साथ विभागीय स्तर पर जो लोग थे, कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया है। विभागीय स्तर पर जांच भी चल रही है। एक तरफ विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ विभागीय कार्रवाई चल रही है। इसलिए कार्रवाई में कहीं पर कोई इफ बट नहीं। ठीक है, यदि दीपक प्रकाश जी यदि मान लीजिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे व्यक्तिगत बड़े भाई भी हैं, और यदि कोई अच्छी बात बताते हैं तो इसमें कार्रवाई होगी। इसमें कोई, देखिए
स्वास्थ्य विभाग कोई राजनीति का विभाग तो है नहीं। स्वास्थ्य विभाग पूर्णतः मानवता का विभाग, और मानवता के विभाग में कोई भी दल और हमारा विरोधी, वैचारिक विरोधी भी यदि हमको कोई अच्छी बात बताएगा तो हम उसका अनुसरण करेंगे। इस बार का बजट भी हमने बढ़ाने का काम किया है, तो नए इनोवेशन के साथ नई व्यवस्थाओं को खड़ा कर रहे हैं ताकि अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी जो विकार है वो विकार दूर हो और वो एक समृद्ध और स्वस्थ झारखंड की परिकल्पना को साकार करें। कहीं न कहीं स्वस्थ और समृद्ध झारखंड की परिकल्पना की ओर स्वास्थ्य विभाग बढ़ा है। मंत्री ने साफ तौर पर अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पूरी सुविधाएं पहुंचाने का दावा किया है और वादा किया है। सहयोगी जितेंद्र के साथ कमल कुमार, न्यूज इंडिया, रांची।